मरने के बाद क्या होता है? क्या हमारा वजूद खत्म हो जाता है या फिर हम किसी और रूप में जिंदा रहते हैं? आखिर वो क्या चीज है जो हमें होशो हवास से भरपूर एक यूनिक इंसान बनाती है? वो क्या चीज है जो हमें अपने अस्तित्व का एहसास दिलाती है? हमारे वजूद से जुड़ा ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने में साइंस आज तक नाकाम रही है। लेकिन अब इस आधुनिक दुनिया के कुछ बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट और फिलोसोफर्स इस बड़े सवाल के जवाब के बेहद करीब पहुंच चुके हैं कि क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? क्या मौत के बाद हमारा अंत हो जाता है? बेजान, अंधेरा, सन्नाटा? या फिर क्या हमारे अंदर ऐसी कोई दिव्य शक्ति है जो मरने के बाद भी हमारे शरीर को छोड़कर ही सही लेकिन जिंदा रहती है? इस दुनिया के फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट हजारों सालों से इस रहस्य को ढूंढते आए हैं और ये इस दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है और इसे आज नहीं तो कल हमें फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन मरने के बाद हम इंसानों का क्या होता है? क्या हम हमेशा के लिए इस पृथ्वी से चले जाते हैं या किसी और रूप में जिंदा रहते हैं? हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स ये मानते हैं कि मरने के बाद अच्छे लोग स्वर्ग में जाते हैं और बुरे लोग नर्क में। कुछ धर्मों के मुताबिक इंसान मरने के बाद एक अलग ही किसी और नई दुनिया में प्रवेश कर जाता है, मानो वो किसी और डायमेंशन में चला जाता हो। और कुछ और धर्मों में और हिंदुइज्म में भी ये कहा जाता है कि इंसान मरने के बाद कुछ समय बाद इसी धरती पे दोबारा भी जन्म लेते हैं। लेकिन इन सभी धर्मों की इन सभी बिलीफ में एक बात कॉमन है और वो ये कि हमारा शरीर सिर्फ हमारी आत्मा का पहनावा है और आत्मा अमर है। और अगर ऐसा है तो क्या इस बात को साइंटिफिकली साबित या फिर खारिज किया जा सकता है? चलिए इस पर हुए रिसर्च से इसे समझते हैं। इनसे मिलिए, ये है एबन अलेक्जेंडर। ये पिछले 15 सालों से हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में न्यूरोसर्जरी करते और पढ़ाते आए हैं। लेकिन साल 2008 में उनके करियर में अचानक एक बहुत ही अजीब मोड़ आया, जिससे मौत के बाद के जीवन की संभावना का उन्हें गहराई से एहसास हुआ। ये उस समय एक बहुत ही रेयर बीमारी बैक्टीरियल एंजाइटिस के शिकार हो गए और गहरे कोमा में चले गए। अलेक्जेंडर के इस बीमारी से बाहर आने के चांसेस बहुत ही कम थे, क्योंकि उनका नियोकॉर्टेक्स यानी कि दिमाग का वो हिस्सा जो हमें इंसान बनाता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका था। 7 दिन की एक तरह की दिमागी मौत के बाद अलेक्जेंडर आखिर कोमा से बाहर आए। ये वाकई में एक चमत्कार ही था कि अगले महीने भर में वो पूरी तरीके से ठीक हो गए। लेकिन जब वो कोमा में थे तब उनके साथ कुछ हुआ था। अलेक्जेंडर ने बताया कि जब वो कोमा में थे तब उन्हें कैसा महसूस हो रहा था। उस समय उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस कुछ धुंधला सा, ब्राउन, रेड या ब्लैक जैसा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका शरीर का कोई पार्ट उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा है। वो बस बहुत ही लंबे समय से किसी एक जगह में थे, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा था। उन्हें ना अपनी जिंदगी याद थी और ना उसकी कुछ यादें। आईसीयू रूम में जब वो थे तब उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा था उन्हें ये भी मालूम न था। उन्हें बस एक धीमा धीमा संगीत सुनाई दे रहा था। इस संगीत के साथ ही वो धुंधलापन, वो अंधेरा छटता चला गया। उन्हें लगता था कि मानो ये संगीत उन्हें कहीं ले जा रहा है। और अचानक उन्होंने अपने आप को एक बेहद ही खूबसूरत वादियों में पाया। उन्हें लग रहा था कि बस वो उड़ रहे हैं। उन्हें अपने शरीर का या हाथ पैर का कोई भी एहसास, कोई भी अनुभव नहीं हो रहा था। किसी भी पेन के बिना, किसी भी मांस के बिना बस वो कहीं उड़ रहे हो, ऐसा उन्हें लगने लगा। हाँ, उन्हें ऐसा जरूर लग रहा था कि वो एक छोटा सा कण है और ये कण ही वो खुद है। और इसके बाद अलेक्जेंडर इस ब्रह्मांड को छोड़कर एक ऐसे लोक में दाखिल हुए जिसे वो आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने उस लोक का एक नाम दिया है जिन्हें वो कोर कहते हैं। ये जगह बहुत ही बड़ी थी और उसका कोई भी छोर नहीं था। हालांकि वहां थोड़ा अंधेरा था, लेकिन अलेक्जेंडर ने पाया कि वो इस ब्रह्मांड से बाहर किसी और दुनिया में कोई सुखद शक्ति का एहसास कर रहे हैं। दोस्तों, अलेक्जेंडर को जो अनुभव हुआ, बिल्कुल ऐसा ही अनुभव पहले भी कई लाखों और करोड़ों लोगों को हो चुका है जो मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए। लगभग ये सभी लोग
इन्हीं सब बातों का दावा करते हैं। एबन अलेक्जेंडर का ये अनुभव सच में इतना जबरदस्त था कि इस अनुभव ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। लेकिन किसी भी तरह उनके इस अनुभव को बेजोड़ नहीं कहा जा सकता। अब इनसे मिलिए, ये है ब्रूस क्रेसन। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में साइकेट्रिस्ट है और इन्होंने मौत के मुंह से वापस आने वाले करीब 1000 से भी ज्यादा केसेस की स्टडी की है। उनका कहना है कि मौत की चौखट से वापस आने वाले लगभग ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस एक जैसा ही होता है। उन्हें बेहद शांति और सुख का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। उन्हें कोई रोशनी नजर आती है और उन्हें लगता है कि वो रोशनी उन्हें अपनी ओर खींच रही है। कुछ लोगों को कभी कभी कोई फरिश्ता, कोई देवता या कोई पारलौकिक शक्ति भी नजर आती है। कई साइंटिस्ट इन दावों को नहीं मानते। उनका मानना है कि ये बस इंसान का एक दिमागी फितूर है और ऐसा तब होता है जब बहुत ही ज्यादा शारीरिक दबाव की स्थिति में हमारे दिमागी नर्व सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती। साल 1970 के दशक में अमेरिका की एयरफोर्स अनजाने में इसी के रिगार्डिंग एक एक्सपेरिमेंट कर बैठी। वैज्ञानिकों ने पायलट्स को सेंट्रीफ्यूज यानी कि एक तरीके की मशीन में घुमाकर उनके शरीर पर जबरदस्त जी फोर्स डाला। दोस्तों, जी फोर्स अंतरिक्ष यात्री में जाने वाले हर अंतरिक्ष यात्री पे लगता है, इसलिए उन्हें जी फोर्स की ये कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती है। और इस प्रयोग में पायलट्स के शरीर का पूरा खून खींचकर उनके पैरों में पहुंच गया और उनके दिमाग में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। इस वजह से वो सब बेहोश हो गए। होश में आने पर कुछ पायलट्स ने बताया कि उन्हें एक चमकदार रोशनी नजर आई थी। कुछ ने बताया कि वो अपने शरीर से बाहर आ चुके थे और ऊपर से अपने शरीर को देख रहे थे। और ये सभी अनुभव उन लोगों के अनुभव से काफी मिलते जुलते थे जो ये दावा करते थे कि वो मौत के मुंह से बाहर आए थे। लेकिन इन दोनों में सिर्फ एक बड़ा फर्क था। वो लोग किसी बीमारी के कारण या किसी और दुर्घटना के कारण मौत की दहलीज पर कदम रखकर वापस आए थे और इन पायलट्स पर एक प्रयोग किया गया था जिनमें उन पे जी फोर्स लगाया गया था। हालांकि पायलट्स में से किसी भी पायलट ने यह दावा नहीं किया कि उन्होंने किसी फरिश्ते को, किसी देवदूत को या अपने मरे हुए किसी रिश्तेदार को देखा है। तो फिर इसका मतलब क्या समझे? क्या मौत के मुंह से बाहर आने वाले लोगों के ये तजुर्बे किसी ऐसे मन का आखिरी ख्वाब होते हैं जो दम तोड़ने वाला है, या फिर ये इस बात का संकेत है कि मौत के बाद भी कुछ है? इसे जानने के लिए साइंटिफिक ट्विस्ट छेड़ने की जरूरत है जिससे इंसानी आत्मा का पता लगाया जा सके। पर क्या आत्मा एक मनगढ़ंत चीज है या फिर ब्रह्मांड का कोई बुनियादी अंश? क्या मौत के बाद जीवन है? ये सवाल वैज्ञानिकों के एक और बुनियादी सवाल के साथ जुड़ा हुआ है और वो ये है कि चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, ये चेतना कहाँ से आती है और मरने के बाद वो कहाँ चली जाती है। चलिए अब इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हम मिलते हैं डॉक्टर स्ट्यूअर्ट हैमेरॉफ से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में कॉन्शियसनेस स्टडी के डायरेक्टर है और वो एक प्रैक्टिसिंग एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी है। डॉक्टर का कहना है कि एनेस्थेसिया देने के बाद मरीजों को वक्त का पता ही नहीं चलता है। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि वो 5 मिनट से बेहोश थे या 5 घंटे से। एनेस्थेसिया हमारी कॉन्शियसनेस को हमसे छीन लेता है, लेकिन फिर भी इसके प्रभाव में भी हमारा दिमाग अच्छी तरह से काम करता रहता है। एनेस्थेसिया के हालात में हमें कुछ पता क्यों नहीं चलता है, ये अब भी एक रहस्य है। ऑपरेटिंग रूम में कई साल तक मरीजों को देखने के बाद हैमेरॉड के मन में ये जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर दिमाग में होने वाली हरकतें और कॉन्शियसनेस के बीच किस तरीके का संबंध है। और एक दिन उनकी मुलाकात महान ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर रॉजर पेनरोज से हुई और उन दोनों ने मिलकर इस पर स्टडी की और एक नई क्रांतिकारी थियरी बनाई कि आखिर हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। ये थियरी वक्त के साथ एक साइंटिफिक बहस में बदल गई और जिसका आधार है हमारे दिमाग के ब्रेन सेल्स में मौजूद वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हर सेल में एक तरह से जंगल की तरह फैले हुए होते हैं और इन्हीं से उस सेल की बनावट और उसका आर्किटेक्चर तैयार होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किसी कंप्यूटर की परफेक्ट डिजाइन की तरह होते हैं और वो मॉलिक्यूलर्स लेवल पर इंफॉर्मेशन का संग्रह करते हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स न्यूरॉन्स के साथ मिलकर हमारे दिमाग में एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करते हैं। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे दिमाग के 2 हेमिस्फीयर है,
और दिमाग का एक पार्ट शरीर के उसके ऑपोजिट पार्ट को कंट्रोल करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे दिमाग में ये दोनों ही हेमिस्फीयर अपनी तरह से स्वतंत्र काम करते हुए भी जब इनमें से किसी एक में हरकत होती है तो उसका असर दूसरे पर भी होता है। हालांकि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी ये क्यों होता है? इस बात पर हेमेरोस और पेड्रोस का कहना है कि जब दिमाग के कोई एक सेल के माइक्रोट्यूब्यूल में बदलाव होता है तो उसका असर दिमाग के दूसरे सेल के माइक्रोट्यूब्यूल पर भी पड़ता है। और इतना ही नहीं, क्वांटम थियरी के अनुसार स्पेस की हर जगह पर, इवन खाली जगह पर भी कोई ना कोई जानकारी मौजूद रहती है। डॉक्टर का मानना है कि ब्रह्मांड की बेजोड़ बनावट में हर जगह जानकारी उपस्थित है और ये क्वांटम जानकारी सिलसिलेवार आगे नहीं बढ़ती है। वो जानकारी ट्रैवल नहीं करती है कि पहले ऊपर फिर नीचे फिर यहाँ या वहाँ, लेकिन वो जानकारी इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है कि अगर यहाँ कुछ होता है तो उसका असर वहाँ भी नजर आएगा। इसका मतलब है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में मौजूद जानकारी दिमाग के बाहर मौजूद ब्रह्मांड से संपर्क करके उससे जुड़ सकती है। न्यूरॉन्स के एक दूसरे के जोड़ने की बनावट से हम ये जान सकते हैं कि दिमाग में मौजूद जानकारी भी ब्रह्मांड की बाहर मौजूद जानकारियों से एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक दूसरे से बुनी हुई हो। हेमेरोफ के मुताबिक हमारी आत्माएं न्यूरॉन्स के मुकाबले कई ज्यादा बुनियादी चीज से बनी हुई होती है, बल्कि हमारी आत्माओं की रचना उसी चीज से हुई है जिससे हमारा ब्रह्मांड बना है। हेमेरोफ के मुताबिक कॉन्शियसनेस या उससे पहले जो प्री कॉन्शियसनेस होती है, जिसे हम प्रोटो कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, उसका वजूद ब्रह्मांड में शुरू से ही है, शायद बिग बैंग के समय से। और इससे हमें उस हिंदू और बौद्ध मान्यता की याद आती है जिसके मुताबिक चेतना को ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण अंग कहा गया है और शायद वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अगर कॉन्शियसनेस एक क्वांटम प्रोसेस है तो शायद इससे उस रहस्य से पर्दा उठ सकता है कि जब हम मौत की दहलीज पर कदम रखते हैं तब क्या होता है। इस पर डॉक्टर हेमेरोफ का कहना है कि मान लीजिए कि जब किसी मरीज का दिल धड़कना बंद हो जाता है, उसकी सारी देहधार्मिक क्रियाएं बंद हो जाती है और उसके माइक्रोट्यूबल्स अपना क्वांटम स्टेज खो बैठते हैं, तब कह सकते हैं कि इस इंसान की मृत्यु हो गई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसके माइक्रोट्यूबल्स में जो मौजूद थी वो क्वांटम इंफॉर्मेशन नष्ट हो ही नहीं सकती है। वो यहाँ वहां बढ़ जाती है और ब्रह्मांड में घुल जाती है। अगर किसी तरह मरीज को फिर से जिंदा करने में कामयाबी मिल जाती है तो वो सारी इंफॉर्मेशन फिर से उन माइक्रोट्यूबल्स में चली जाती है और मरीज कहता है कि मैं मौत के दरवाजे पर दस्तक देकर आ रहा हूँ। लेकिन अगर उस मरीज की मौत हो जाती है तो हो सकता है कि शायद वो क्वांटम इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए उसके शरीर के बाहर मौजूद रहती हो, आत्मा के रूप में। दुनिया के कई वैज्ञानिकों के लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि आत्मा इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है, लेकिन हेमेरोफ की ये थियरी और उसकी रिसर्च दिन ब दिन इस बात को पक्का कर रही है। हाल ही में क्वांटम इफेक्ट के जरिए कई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को नियंत्रित होते हुए देखा गया है। अभी तक इस थियरी को कोई भी चुनौती नहीं दे सका है और इस थियरी के सपोर्ट में नए नए सबूत लगातार सामने आते जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो हम समझ गए कि आत्मा क्या होती है या क्या हो सकती है, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है कि ये कॉन्शियसनेस या आत्मा आखिर आती कहाँ से है और हम मर जाते हैं तो वो कहाँ चली जाती है। अगर हमारे पास इसे मापने का जरिया होता तो शायद हम इस सच के करीब पहुंच सकते थे और मुमकिन है कि ये जरिया जल्दी ही हमारी पहुंच के करीब हो, क्योंकि एक वैज्ञानिक हमारी इस गहराइयों को था लेने की कोशिश कर रहा है, हमारे उस रहस्यमय मेंटल प्रोसेस का पता लगाने की उम्मीद में जिसकी वजह से हम वो बनते हैं जो हम हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के प्रोफेसर जूलियो टोलोनी का कहना है कि जब हम सोते हैं तब भी हमारी कॉन्शियसनेस चली जाती है, लेकिन स्टडी में उन्होंने पाया है कि जब अनकॉन्शियस और सोते हुए लोगों के दिमाग को उन्होंने पढ़ने की कोशिश की तो लगता है कि घर में कोई है। इसका मतलब है कि हमें कॉन्शियस रखने वाले सिर्फ हमारे ब्रेन सेल्स ही नहीं, लेकिन हमें अपने अस्तित्व का एहसास दिलाने वाली कोई और चीज भी है। इस कोई और चीज को कई वैज्ञानिक दिमाग के हार्डवेयर से पैदा हुई एक सॉफ्टवेयर कॉन्शियसनेस मानते हैं, तो कई वैज्ञानिक आत्मा के अस्तित्व को कबूल भी करते हैं। अब ये आत्मा क्या होती है? क्या वो कोई ऊर्जा क्षेत्र है या कोई ऐसी चीज जिसे हम छू सकते हैं? क्या उसमें वजन होता है?
1907 में डॉक्टर डंकन मैकडुगल ने बताया था कि आत्मा का वजन लगभग 21 ग्राम होता है। टीबी के मरते हुए मरीजों का वजन तोलने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे। आज 100 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया, लेकिन कोई उनके प्रयोग को आगे नहीं बढ़ा पाया है। वो इसलिए क्योंकि वजन करने के लिए कोई चीज हाथ आती ही नहीं है। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो हमारे हाथ तो नहीं आती, लेकिन उसी की वजह से हम हैं? आत्मा पर अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। कुछ वैज्ञानिक इस पर यकीन नहीं करते, तो कुछ वैज्ञानिक आत्मा में बिलीव करते हैं। हालांकि हमें ये नहीं पता कि आत्मा एग्जैक्टली है क्या, वो कहां से आती है और कहां जाती है। लेकिन कई लोग और कई वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि कोई चीज है जो हमें हम बनाती है। चलिए दोस्तों, इस बात को अब फाइनली एक और नए लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। साइंस के अनुसार दुनिया में सिर्फ 2 चीजें हैं, एक एटम और दूसरी है एनर्जी। पूरा ब्रह्मांड बस इस 2 ही चीजों से मिलकर बना है। आप किसी भी चीज को देख लो, चाहे वो ग्रह हो, तारे हो, निहारिकाएं हो, उल्काएं हो, मोबाइल हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, आप हो, मैं हो, पानी हो, खाना हो, कुछ भी, ये सब कुछ एटम से मिलकर बना है। इस एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज से ये सभी चीजें बनी है, ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड। और जो चीज एटम से नहीं बनी है वो ऊर्जा से बनी है, जैसे कि बिजली, ऊष्मा, प्रकाश, गति, फोर्स, ये सभी चीजें एनर्जी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, साइंस कहती है कि ना तो एनर्जी का अंत है और ना ही एटम का, मतलब कि इन दोनों का ही बस परिवर्तन हो सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, बस परिवर्तन। वस्तु ये बदल सकती है, लेकिन इन वस्तु को चलाने वाली या बनाने वाली एनर्जी और अणु का कभी भी अंत नहीं होता है। ये दोनों चीजें कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए अगर आपका शरीर मर जाएगा तो आपका स्थूल शरीर और उसमें मौजूद एनर्जी अलग अलग हो जाएंगे। शरीर के सभी अणुओं का विसर्जन हो जाएगा और वो अणु कोई अलग रूप ले लेंगे, जैसे कि राख बन जाए या राख में से कंकल बन जाए या वो कंकल कोई और रूप ले ले। और ठीक वैसे ही शरीर से अलग हुई एनर्जी भी किसी और रूप में ढल जाएगी। और सिर्फ शरीर ही नहीं, दुनिया में आप जो भी चीज महसूस कर सकते हो, जो भी चीज देख सकते हो, उन सब का सिर्फ परिवर्तन ही हो सकता है। पूर्णतः अंत तो कभी होगा ही नहीं। और दिस इज प्रूवन, इस ब्रह्मांड की एनर्जी स्टैटिक है, उसका परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसका ना तो अंत हो सकता है और ना ही उसमें एडिशन हो सकता है। आत्मा क्या है या मौत के बाद क्या होता है, हो सकता है उसे हम भविष्य में थोड़ा और करीब से समझ पाए, जान पाए। लेकिन एक बात अभी समझ लेनी आवश्यक है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, इसलिए इससे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मर भी जाओ तो आप एक नई शुरुआत में परिवर्तित होना शुरू हो जाओगे। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपको मृत्यु आई थी। आपका सिर्फ परिवर्तन होगा, एक वस्तु में से दूसरी वस्तु में, दूसरी में से तीसरी। आप सिर्फ परिवर्तित होते चले जाओगे। इसलिए ये अटल सत्य है कि परिवर्तन ही सत्य है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर चीज का परिवर्तन होगा, लेकिन कोई भी वस्तु समाप्त नहीं हो जाएगी। तो इसलिए मृत्यु अगर परिवर्तन है तो डर किस बात का? और मृत्यु अगर एक लंबी नींद है तो नींद से क्या डरना? सोते तो हम रोज हैं, रोज रात को हम सोते हैं और हमें पता ही नहीं चलता और सुबह हो जाती है। हम समझ ही नहीं पाते कि वो 7-8 घंटे कहाँ बीते। तो इसलिए दोस्तों, मृत्यु से घबराना व्यर्थ है और मृत्यु से बचना भी व्यर्थ है। मृत्यु तो बस एक प्रक्रिया है जिससे हम सबको पसार होना है। और कहते हैं ना कि जो मृत्यु से पहले ही मर गया वो ही संसार के अंतिम सत्य को समझ पाएगा। जो है वो अभी है, अभी आप जिंदा हो, इसलिए जीवन का जितना हो सके उतना भरपूर आनंद उठाइए। जीवन को उत्साह और उमंग से जियो और अपनी जीवित चेतना से जितनी खुशियों का अनुभव ले सको उतनी खुशियों का अनुभव करो। आज के लिए इतना ही।